स्वागत है आप सभी का मेरी इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश विद अखिलेश। और मैं अखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे, इस पहले वीडियो लेक्चर पे जो कि मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इंग्लिश के बारे में चीज़ें सीखेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपको मैं डिफरेंट टाइप के इंग्लिश के बारे में जो भी जितना मुझे नॉलेज है वो आपको दे पाऊँ और आपको कुछ उससे बेनिफिट हो पाए, लाभ हो पाए। तो शुरुआत मैं कर रहा हूँ सम प्रोवर्ब्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कहावतें और इंग्लिश में बोला जाता है प्रोवर्ब। तो इस तरह से हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रोवर्ब, आर तो साइलेंट हो जाता है, इसे इस तरह पढ़ा जाता है प्रोवर्ब। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोवर्ब्स हैं समझते हैं इनका हिंदी में क्या मीनिंग है, हम इनका किस तरह यूज़ कर सकते हैं और डेली डे टू डे लाइफ में हम इनको कब बोल सकते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आगे हम बढ़ेंगे और फिर हम एडवांस यूजेस या इंग्लिश के टेंसेस, स्ट्रक्चर्स और वोकेबलरी पे भी फोकस करेंगे। लेकिन फॉर अ स्टार्ट, एक शुरुआत के लिए मैं इस टॉपिक को ले रहा हूँ। तो समझते हैं, 2 wrongs don't make a right। यहाँ पहला प्रोवर्ब है 2 wrongs don't make a right। ये हम तब यूज़ करते हैं, इसका पहले तो लिटरल मीनिंग ये होता है कि 2 गलत चीज़ें मिलके एक सही चीज़ नहीं बन सकती। इसका हम किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, माना जाए कि किसी घर में कोई चोर चोरी करने के लिए घुसा और लोग जाग गए घर वाले और उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया। अब जब उन्होंने चोर को पकड़ा तो जो घर के कुछ सदस्य थे वो उस चोर को पीटने वाले थे, पिटाई करने वाले थे। लेकिन तभी जो घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं वो बोलते हैं 2 wrongs don't make a right। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो इस बेसिस पे हमको गलत काम करने की छूट नहीं मिल सकती है। उसने चोरी करने का गलत काम किया, लेकिन अब उसने चोरी करने वाला गलत काम किया है या वो करना चाहता था, इस बेसिस पे हम उसको पीटने का गलत काम नहीं कर सकते। तो लेट्स कॉल दी पुलिस। ओके, तो आप समझ पाए 2 wrongs don't make a right, इसका मीनिंग इस तरह से होता है और हम इसको इस सिचुएशन में यूज करते हैं। हमें जब किसी को बताना हो कि भाई ठीक है सामने वाले ने गलत किया लेकिन तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम सही काम करो, ना कि उसकी गलती का बेस बना के और तुम भी कोई गलत काम करो। तो 2 wrongs don't make a right। सेकेंड, डोंट डिश इट आउट इफ यू कैन नॉट टेक इट। तो यहाँ पे इसका लिटरल जो मीनिंग है, शाब्दिक जो अर्थ है वो तो होता है कि डोंट डिश इट आउट। देखिए ये जो चीज़ शुरू हुई है इसका ओरिजिन जो है, मैं फ्यूचर में कहावतों के प्रोवर्ब्स के ओरिजिन कहाँ से हुए हैं वो भी लेके आऊँगा। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि डोंट डिश इट आउट। डिश इट आउट इसका मतलब होता है कि कुक्स के लिए, जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये चीज़ बोली जाती थी कि आप जिस खाने को, इफ़ यू कैन नॉट टेक इट, आप उस खाने को किसी को मत सर्व करो या परोसो जो खाना आप खुद ना खा पाओ। इसलिए इस प्रोवर्ब का चलन में प्रोवर्ब आई थी, कहावत। लेकिन इसका जो लिटरल मीनिंग है उसके अलावा भी एक मीनिंग होता है। हम किसी को यदि बोल रहे हैं कि डोंट डिश इट आउट इफ यू कैन नॉट टेक इट, ये हम किसी को बोल सकते हैं। वैसे इसको यदि हम जनरलाइज वे में पढ़ें तो ऐसे होता है, वन कैन नॉट डिश इट आउट इफ वन कैन नॉट टेक इट, ऐसा। लेकिन मैंने इसको हम सामने वाले को जिस तरह से, जिस अंदाज में बोलेंगे वैसा ही यहाँ पे लिख दिया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम कर रहा है, ऐसी कोई चीज सामने वाले को बोल रहा है, किसी को इंसल्ट कर रहा है, किसी को अब्यूज कर रहा है या किसी को कोई एडवाइस कर रहा है जो कि वो खुद के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता एडवाइस, या वही शब्द, वही अब्यूसिव लैंग्वेज या वही इंसल्ट वो खुद नहीं सुन सकता। जैसे हम कई बार बोलते हैं हिंदी में कि जब तुमसे मजाक सहन नहीं होती तो तुम मजाक क्यों करते हो, ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं। तो वही बात है कि डोंट डिश इट आउट इफ यू कैन नॉट टेक इट, कि जिन चीज़ों का, जिन शब्दों का प्रयोग आप लोग आपसे करें या नहीं चाहते हो, उन शब्दों का प्रयोग आप भी दूसरों से करने से बचना चाहिए। उस सिचुएशन में हम बोलते हैं डोंट डिश इट आउट इफ यू कैन नॉट टेक इट। हिंदी में हमने एक कहावत सुनी है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो
तो उसका भी मीनिंग यही होता है, लिटरल मीनिंग यदि उसका देखेंगे तो, कि दूसरों को उपदेश देना या दूसरों को बातें सुनाना बहुत आसान होता है। सिचुएशन तब समझ में आती है जब वही चीजें हम अपने आप के ऊपर लेके देखते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ हम तीसरे पे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको पहला और दूसरा अच्छे से समझ में आ गया होगा मीनिंग। यदि आपको कोई चीज़ में से समझ में नहीं आती है या आपको मैंने जो बताया उससे आपको आपका जो ओपिनियन है कुछ अलग होता है, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। यू आर वेलकम। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। यहां का इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं। एक पक्षी, एक बर्ड, इन हैंड हाथ में, हमारे हाथ में, इज वर्थ वो उसकी कीमत है, इज वर्थ टू इन द बुश, झाड़ियों में बैठे हुए, झाड़ियों में छुपे हुए दो पक्षियों के बराबर हमारे हाथ में आए हुए एक पक्षी की कीमत होती है। तो इसका जो मतलब इसको जब हम बोलते हैं, यूज करते हैं, तो हम उसको इस अंदाज में यूज करते हैं जैसे एक सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है रवि नाम का, वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि यार मैं जहां अभी प्रेजेंट में काम कर रहा हूं यहाँ पे मुझे 10,000 सैलरी मिल रही है और जो ये वाली कंपनी है वो मुझे 15,000 ऑफर कर रही है, तो क्या मैं इस जॉब को छोड़ के 10,000 वाली और 15,000 वाली जॉब के लिए जाऊं? तो या फिर वो बोल रहा है कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मुझे शहर में यदि जाऊंगा तो 20,000 तक मिल सकते हैं, लेकिन शहर में जाके नौकरी ढूंढना होगी उसको। तो कहने का मतलब है कि वो उसका फ्रेंड उसको बोलेगा कि रवि, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, कि हमारे हाथ में आई हुई जो चीज है उसे छोड़ के, वो भले ही एक है लेकिन उसको छोड़ के दो की चाहत में तुम शहर जाना चाहते हो सकता है कि वहां से तुमको होपलेस होकर, निराश होकर लौटना पड़े। मे बी हो सकता है तरक्की भी मिल जाए, लेकिन मे बी, क्योंकि वो अभी अनिश्चित है, लेकिन ये 10,000 की जॉब निश्चित है। तो वहीं हम ऐसा बोलते हैं, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। मतलब पहले जब लोग अभी भी जाते हैं वैसे तो, लेकिन हंट करने जाया करते थे, शिकार करने, तो पक्षियों को पकड़ते थे। तो यदि हमारे हाथ में एक बर्ड आ चुका है और अब झाड़ियों में दो बर्ड्स हमें छिपे होने की संदेह है, तो हम एक को छोड़ के कि वहां दो मिल जाएंगे, तो ये एक तो गया ही गया, और वो दो मिले ना मिले वो तो फ्यूचर बताएगा, फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो उस सिचुएशन में वैसे हिंदी में एक कहावत होती है, यदि आपने सुनी हो, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो जो इंसान आधी को छोड़ के पूरी के लिए भागता है, हो सकता है आधी भी नहीं मिले और पूरी भी मिले ना मिले, वो तो फ्यूचर की बात है। तो और वैसे ही मेरे प्रोफेसर ने मुझे एक बार एक एग्जाम्पल देते हुए बताया था कि यदि हमारे यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है, मान लो कोई बुक या बैग यहाँ हमने दबा के रखा हुआ है, और यहाँ तो दबाई हुआ है और अगले से जो मिल रहा है उसके लिए भी हमने हाथ ऊंचा किया, तो ये तो यहाँ से छूट ही जाएगा नीचे ऐसे हाथ ऊंचा करने में, और हो सकता है कि वो सामने वाले का मन पलट जाए तो वो भी ना दे। तो सेम वही चीज़ हो गई। आई होप ये थर्ड भी क्लियर होगा। फोर्थ वाला, द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीज। यहाँ पे आया है स्क्वीकी व्हील। ये व्हील तो नाउन है, और यहाँ स्क्वीकी मतलब ये जो व्हील है, जो पहिया है, जो गाड़ियों में पहिए होते हैं, मोटरसाइकिल्स में, बाइक में या फिर कार में, तो वो स्क्वीक मतलब होता है चर चर की आवाज करना, चरमराना या चू चू की आवाज करना। तो स्क्वीकी व्हील, जो पहिया स्क्वीकी होता है, चू चू की आवाज करता है, गेट्स द ग्रीज। सॉरी, ग्रीज की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, इसको मैं सही कर देता हूँ। तो GREASE, ग्रीज मतलब जो पहिया आवाज करता है उसी में ग्रीस दिया जाता है, या उसी में ग्रीस ऑयल वगैरह डाला जाता है, उसकी सर्विसिंग की जाती है। तो ये आजकल तो ऐसा होता है कि सर्विसिंग का एक किलोमीटर्स बना होता है कि 500 या 1000 किलोमीटर्स पे सर्विसिंग जो भी होता है। लेकिन पहले के ज़माने की ये कहावत है, जब कार्स नई नई चली थी और कार्स में जब तक कि वो चू चू की आवाज़ पहिया ना करने लगे तब तक ऑयल डाला ही नहीं जाता था। तो वही बात है, जैसे हम बोलते हैं कि जब तक बच्चा ना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो वही, हमको यदि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमको उसके लिए आवाज़ भी उठानी पड़ेगी
और उसको नोटिस में लेके आना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए बोला गया है कि जो पहिया आवाज करता है उसी में ग्रीस डाला जाता है। यदि हमको कोई प्रॉब्लम है तो हमको उसके लिए मुखर होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, वैसा। तो आई होप ये भी क्लियर होगा इसका मीनिंग आपको। द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस। यदि ऑफिस में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो यदि आप बता रहे हो अपने फ्रेंड को कि यार मेरी सैलरी बहुत कम है, अब 2 साल हो गए काम करते करते और मैं इतना काम करता हूँ, चुपचाप अपने काम में लगे रहता हूँ, लेकिन फिर भी सैलरी नहीं बढ़ाते बॉस, तो आपका फ्रेंड आपको एडवाइस कर सकता है द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस, कि वही कि जब तक बच्चा ना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तुम्हें भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में कम्युनिकेट करना चाहिए बॉस के साथ, वैसा। 5वां और लास्ट इन द लिस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि कम महत्व का है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि इन चारों से मुझे महत्वपूर्ण दिखता है। ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। लिटरल मीनिंग तो हम देख ही सकते हैं कि एक यात्रा ऑफ 1000 माइल्स, 1000 मील की यात्रा, बिगिंस शुरू होती है विद अ सिंगल स्टेप, एक सिंगल स्टेप या एक कदम बढ़ाने से स्टार्ट होती है। तो यहां इसका लिटरल मीनिंग तो यही है बिल्कुल कि एक पांव बढ़ाने से, एक स्टेप बढ़ाने से ही 1000 मील की यात्रा भी शुरू होती है। और हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यदि कहीं पे किसी ने छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया, हमें पता चला, हम उससे मिले, हमने बधाई दी, उसने बोला कि यार मेरा बिजनेस अभी इतनी बधाइयों की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस अभी बहुत छोटा ही लेवल पे मैंने शुरू किया है, तो हम उसको गुड फेथ में बोल सकते हैं कि ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो ये उसके लिए एक शुभकामना होगी कि ठीक है अभी छोटा है, कोई सी भी बड़ी चीज़ छोटे से ही शुरुआत होती है, बड़े बड़े अरबपति खरबपति छोटे से ही स्टार्ट करके बड़े बन जाते हैं। तो हम उसे इस तरह से होपफुल बना सकते हैं, उम्मीद जरा दे सकते हैं कि डोंट वरी, जो 1000 माइल की, 1000 मील की यात्रा भी होती है, वो शुरू तो एक कदम बढ़ाने से ही होती है। तो बिल्कुल आई होप सारी चीज़ें, मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगी। 5 जो मैंने कहावतें ली थी, ये एक जर्नी हमारी भी स्टार्ट हो रही है, आज से सफ़र स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको दूंगा, आपसे भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी मुझे। और इसी तरह मुझे पढ़ाने में वैसे थोड़ा सा शौक भी है, जितना मुझे आता है उतना तो मैं सिखा ही सकता हूँ। इससे मेरी भी चीज़ें रीइंफोर्स हो जाती हैं, सुदृढ़ हो जाती हैं, चीज़ें मेरी और सॉर्टेड हो जाती है। मैं यदि कोई गलती करता हूँ पढ़ाते वक्त तो मैं और अच्छा सीख जाऊँगा, है ना, गलतियों से ही सीखता है इंसान। यहाँ कोई गलती होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। हिंदी में भी यदि कोई स्पेलिंग, मतलब कोई वर्तनी में दिक्कत हो या इंग्लिश में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और बस इतना ही आज के लिए। इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड करता हूँ और ठीक है, आगे देखते हैं हमारा सफ़र कहाँ तक जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Okay.